नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो करेंगे यूपीएस के बारे में, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो फिलहाल सरकार ने हमारे सामने रखी है उसके बारे में बात है। सभी कर्मचारी, चाहे वो सेंटर के हों या स्टेट के हों, वो डिमांड कर रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिनको सरकार ने ज़बरदस्ती धकेल रखा है एनपीएस में, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में। देखिए, हम सब ओल्ड पेंशन स्कीम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानते हैं, क्योंकि जो हमारे सीनियर हैं वो रिटायर होके चले गए हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हैं। उन्हें किस प्रकार का फ़ायदा होता है, किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम फ़ायदेमंद है, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। परंतु 2004 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आए जिसका नाम दिया गया नेशनल पेंशन स्कीम, और उसके अंदर सभी कर्मचारी डाल दिए गए। बाद में धीरे धीरे करके सभी स्टेट्स के कर्मचारी भी उसके अंदर आ गए। परंतु जो कर्मचारी थे उन सबको पता चला कि नेशनल पेंशन स्कीम काफ़ी खतरनाक है और वो मार्केट के भरोसे पे है, तो मतलब जो भविष्य है, यानी फिर ओल्ड एज कहें कर्मचारियों का, वो सुरक्षित नहीं है। और सभी ने फिर एक साथ होकर डिमांड करनी शुरू की कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, ओपीएस के तहत रखा जाए। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ये कह रही थी हमारे खजाने पे काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ता है, उसके बचने के लिए सरकार कुछ उपाय ढूंढ रही थी। और इन्हीं उपाय के तहत सरकार ने एनपीएस को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, जिसे अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं। उसके तहत सरकार ने एक नई पॉलिसी हमारे सामने रख दी है, और ये 1 अप्रैल 2025 से पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। परंतु इसके लागू होने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सरकार ने इस यूपीएस के तहत क्या हमें बताया है, फिर बाद में बात करते हैं कि इसका हमें फ़ायदा भी होगा या नुकसान होगा, क्या एनपीएस से बेहतर है या एनपीएस से ये खराब है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं कि यूपीएस हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है। देखिए, सरकार ने यूपीएस के तहत, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। पहली चीज़ है एश्योर्ड पेंशन। ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि पोस्टेड ऑन 24 अगस्त 2024 को 8:33 पे पीआईबी दिल्ली से, कैबिनेट अप्रूव यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ये है साइट जिस पे हम देख रहे हैं। और यहाँ पे मोटे तौर पे वही बात की गई हैं जिनका हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। सबसे पहली बात है कि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी टुडे अप्रूव्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नाम दिया गया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। साइलेंट फीचर क्या है? एश्योर्ड पेंशन 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, और वो कैसे काउंट होगी? लास्ट का 1 साल 12 महीने जो आपको सैलरी मिलेगी उसका ऑन एन एवरेज। परंतु आपकी मिनिमम सर्विस क्वालिफाई होनी चाहिए 25 साल। परंतु यहाँ पे यदि 25 साल से कम आपकी सर्विस है तो प्रोपोर्शनेट में आपको पेंशन मिलेगी, परंतु 10 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। जिसके 10 साल, सिर्फ 10 साल कंप्लीट हुए हैं, उसे मिनिमम पेंशन मिलेगी 10,000 रुपये महीना। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिएगा। दूसरे पॉइंट में क्या है
कि कोई डिमाइस हो जाती है, यानी कि एम्प्लॉय की यदि मृत्यु हो जाती है तो 60% पेंशन मिलेगी एम्प्लॉय के घर वालों को। ये फैमिली पेंशन है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन का भी फायदा मिलेगा, एश्योर्ड पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो या एश्योर्ड मिनिमम पेंशन हो, इन तीनों में ही इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा मिलेगा। और ये जो डीए है ना, रिलीफ बेस्ड है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पे ये मिलेगा। पांचवा पॉइंट क्या है कि लमसम पेमेंट एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी के अलावा भी आपको एक फंड मिलेगा, इमोलूमेंट मिलेगा, और वो 1.10% होगा प्रत्येक 6 महीने का। यानी कि 30 साल की सर्विस आप पूरी करते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा 6 महीने की सैलरी का एडिशनली, और ये ग्रेजुएटी से अलग है। तो ये है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को, और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। दोस्तों, ये सारा कुछ देखने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देखिए, सरकार ने ना, डॉक्टर सोमनाथ है फाइनेंशियल सेक्रेटरी, उनके तहत ना एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी का मतलब मेन मकसद ये था कि इस पे विचार किया जाए कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसके बदले क्या बेहतरीन कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉय हैं वो क्यों नाराज हैं, उनकी नाराजगी किस प्रकार से दूर की जाए और कैसे इसको और बेहतरीन बनाया जा सके। तो उसने सजेस्ट किया, यानी कि डॉक्टर सोमनाथ जी की जो कमेटी थी उसने सजेस्ट किया कि एक नया सिस्टम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया जाए, जिसके तहत ये प्रोविज़न जिनके बारे में हम ये देख चुके हैं, 3 या 4 प्रोविज़न हैं, इसके तहत मतलब एम्प्लॉय को बेहतरीन प्रोसेस दिया जाए और उनका जो बुढ़ापा है उसको सुरक्षित किया जाए। परंतु क्या ये हमारे लिए बेनिफिटेड है? मतलब देखिए, मैं आपको सबसे पहले ही बता चुका हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर कोई स्कीम है ही नहीं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम तो सबसे बेहतर है ही। अब ओल्ड पेंशन स्कीम पे सरकार विचार नहीं कर रही। जो दूसरी समस्या हमारे साथ है वो ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारियों का 10% हिस्सा है, 10% अपनी सैलरी को सबमिट करवाते हैं, तो लास्ट में उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। रिटायरमेंट के टाइम पे उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। बस मान के चलिए कोई भी एम्प्लॉय 30 साल तक सर्विस कर लेता है और 1 साल के बाद, यानी कि 31वें साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने पेंशन सिर्फ 1 साल ली, उसने जो अपना 30 साल तक 10% हिस्सा सरकार के पास ऑलरेडी जमा हुआ या फिर मार्केट में गया, उसका ओनरशिप किसके पास है? उसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, और उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई। अब 30 साल तक अपनी सैलरी का 10% हिस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। परंतु हालांकि यहाँ पे सरकार ने एक बात और कही है कि ये वॉलेंटियर है, कि कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, चाहे तो यूपीएस में जा सकता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकता है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत नुकसान हमें ओपीएस से काफ़ी ज़्यादा है, और एनपीएस से भी देखिए तो एक प्रकार से नुकसान है कि आपका 10% जो हिस्सा है वो 10% हिस्से के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। वो सारा 10% हिस्सा सरकार के पास है, वो तो हमारा चला गया, और इस आधार पे देखिए तो एनपीएस से भी हमें नुकसान दिखाई देता है। मतलब से क्या है कि सरकार हमारी पूरी जिंदगी का 30 साल का 10% हिस्सा रख के 6 महीने की सैलरी दे रही है बस लास्ट में। परंतु इसका फायदा ये है कि एक श्योरिटी हो गई। सबसे बड़ी बात है एश्योर्ड पेंशन। जो पहला पॉइंट है इस स्कीम का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एश्योर्ड पेंशन। इसका मतलब है कि आपको पेंशन निश्चित तौर से इतनी मिलेगी, अब आप मार्केट के भरोसे नहीं है। तो कुल मिला के दोनों ही बात कहने को है। देखिए, एनपीएस से बेहतर ये स्कीम मुझे लगती है, क्योंकि इसके अंदर गारंटी है, एश्योरिटी है। और नुकसान इसके अंदर जैसा हम बताएं कि 10% जो एम्प्लॉय का पार्ट है वो परमानेंटली चला गया। और यदि बात करें ओपीएस की, तो ओपीएस के नज़दीक भी ये स्कीम नहीं है। ओपीएस से बेहतर तो कोई स्कीम है ही नहीं। तो जो कर्मचारी ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो फर्दर भी, मतलब मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए। ओपीएस मिलता तो सबसे बेहतर स्कीम है, और बुढ़ापे में इससे बेहतर स्कीम और कोई हो ही नहीं सकती। परंतु एनपीएस से थोड़ी सी बेहतर तो है ही।
तो ये था दोस्तों मेरा कंक्लूजन आज का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।